हेलो फ्रेंड। आज हम कुछ एमसीक्यू करेंगे जो आपको सिर्फ सीटेड एस्टेट या बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका बेसिक से लेके और बाकी ऊपर तक ये आपका वीडियो एनसीईआरटी बुक के आधार पर बनाया गया है खासकर। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको कोई ना कोई एग्ज़ाम में आपको दिखेगा, तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से संयोजी उत्तक कौन है। तो संयोजी उत्तक कहने का मतलब, संयोजी मतलब जोड़ना। कौन किसको जोड़ के रखता है उसके बारे में आपको बताना है। तो कौन किसको जोड़ता है सिर्फ इतना है तो आपको बताना है। तो इसमें से संयोजी उत्तक कौन है? लसिका। लसिका एक संयोजी उत्तक है, लेकिन यह द्रव के रूप में रहता है। इसका काम है वसा का अवशोषण करना। वसा का अवशोषण और थोड़ा बहुत ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। परिवहन ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है। रक्त भी हमारा ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में ले जाता है सभी भाग तक, तथा वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ले आता है। रक्त में एक होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर हीमोग्लोबिन में बात करें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का कारण है, हीमोग्लोबिन जो रहता है यह किस चीज़ का बना रहता है? आयरन का। आयरन का बना हुआ रहता है। इसका एक कण या एक अणु 4 ऑक्सीजन को ले जाता है। उपास्थि। उपास्थि का कहने का मतलब है कि उपास्थि यह कोमल, लचीला के रूप में ये होता है। इसका काम क्या है कि दो हड्डी के बीच में घर्षण कम हो या घर्षण ना हो, दो हड्डी के बीच में स्मूथ बना रहे, तो किसके कारण होता है? उपास्थि के कारण। यह हड्डी के घर्षण को कम करता है। तो एक प्रकार से ये सब क्या है? संयोजी उत्तक है। उपास्थि हमारे कान में भी रहता है। कान में जो हड्डी है ये उपास्थि का ही बना हुआ रहता है। तो राइट आंसर आपका सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सहायक संयोजी उत्तक कितने होते हैं। तो इसमें सहायक संयोजी उत्तक कितने होते हैं ये पता करना है। तो संयोजी उत्तक की बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। संयोजी उत्तक आपका 3 प्रकार का होता है। एक में होता है संवहन उत्तक। संवहन उत्तक ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? ए होता है आपका ढीले उत्तक और दूसरा होता है आपका सघन उत्तक। सघन मतलब बहुत घना, ढीला मतलब वह टाइप का रहता है। नेक्स्ट है आपका दूसरा है, इसमें आता है द्रव संयोजी उत्तक। द्रव संयोजी उत्तक ये भी 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। एक आपका रक्त होता है,
दूसरा आपका लसिका होता है। अगर क्वेश्चन में पूछे कि द्रव संयोजी ऊतक कौन है निम्न में से, तो रक्त लसिका होता है। संवहन ऊतक कौन सा होता है, ये भी दो प्रकार का, ढीले और सघन ऊतक होता है। तीसरा होता है सहायक संयोजी ऊतक। सहायक संयोजी ऊतक जिसकी सहायता करता हो, तो ये भी दो प्रकार के, ये कितने, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका उपास्थि और दूसरा होता है आपका हड्डी। उपास्थि और हड्डी होता है। तो आशा करते हैं आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो इसमें सहायक संयोजी ऊतक पूछ रहा है, तो सहायक संयोजी ऊतक दो प्रकार, कौन, हड्डी और उपास्थि होगा। तो हड्डी और उपास्थि आपका इसमें है, तो इसका राइट आंसर आपका दोनों होगा। दोनों इसका आंसर होगा। लिगामेंट क्या होता है कि दो हड्डी को एक साथ जोड़ता है, दो हड्डियों को एक साथ जोड़ने का काम करता है। जो दो हड्डियों को एक साथ जोड़ता है उसे लिगामेंट बोलते हैं। हड्डी और मांसपेशियों को जो जोड़ता है उसे कंडरा बोलते हैं। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो रक्त में प्रोटीन की अगर बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। एल्ब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन, ये सब क्या है आपका रक्त में पाए जाने वाला प्रोटीन है। अगर सबसे अधिक पूछेगा कि रक्त में सबसे अधिक प्रोटीन कौन पाया जाता है, तो एल्ब्यूलिन, ये सबसे अधिक रक्त में पाया जाने वाला प्रोटीन है। फाइब्रिनोजेन क्या है, रक्त को थक्का बनाता है। रक्त को थक्का बनाने का मतलब है जब भी हमारा कभी हाथ पैर कट जाए, अगर रक्त हमारा थक्का नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी से लगभग टोटल रक्त शरीर से बाहर निकल जाएगा, तो हमारा मृत्यु हो सकता है। इसलिए ये क्या करता है, फाइब्रिनोजेन जाल के संरचना में बन के वहाँ पे क्या करता है, रक्त को जमाने का प्रयास करता है। तो आशा करते हैं आपका इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र के किस भाग से विद्युत आवेशों का परिवहन होता है। मतलब तंत्रिका तंत्र की अगर बात करें, आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे ये आपका है डेंड्राइट, ये आपका है सेल बॉडी। ये आपका एक्सॉन और ये आपका सिनेप्टिक। तो इसका क्या काम है, डेंड्राइट क्या करता है कि बॉडी से आवेश को प्राप्त करता है, वो सेल बॉडी में आता है। सेल बॉडी से क्या होता है, एक्सॉन के माध्यम से आगे ये विद्युत के रूप में, किसमें, विद्युत के रूप में, विद्युत आवेश के रूप में ये आगे बढ़ता है। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद सिनेप्टिक क्या करता है, फिर यहाँ से जो दूसरा तंत्रिका तंत्र रहता है उसको कनेक्ट करके उसमें आवेश को ये कन्वर्ट करता है, फिर एक्सॉन के माध्यम से आगे बढ़ता है, फिर आगे जाके वो सिनेप्टिन के माध्यम से तीसरे तंत्रिका तंत्र में प्रवेश करता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि
तंत्रिका तंत्र दो तंत्रिका तंत्र को जोड़ने वाले स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्टिक कहते हैं। किसके माध्यम से ये जाता है? एक्सॉन के माध्यम से। और कहाँ से इसे संदेश प्राप्त होता है तंत्रिका तंत्र को? डेंड्राइट में। और बीच में ये केंद्रक रहता है, इसी में क्या होता है? सेल बॉडी होता है। तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या है? परिवहन कौन करता है? तो एक्सॉन करता है। तो आशा करते हैं इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादल किस भौतिक क्रिया से बनता है? तो इसमें होता है एक रासायनिक क्रिया, दूसरा भौतिक क्रिया। तो भौतिक क्रिया कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है कि इसका तो एक रूप से दूसरे रूप में बदलता तो है, लेकिन फिर हम चाहे पहले मतलब दूसरे रूप से पहले रूप में इसे बदलना तो वह आसानी से बदल जाए। जैसे बर्फ को अगर पिघलाकर द्रव के रूप में प्राप्त करना चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं। द्रव को अगर जमा के बर्फ बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो इसे ही भौतिक क्रिया कहते हैं। तो इसमें से भौतिक क्रिया किस क्रिया भौतिक क्रिया से बादल बनता है? तो निक्षेपण। क्या होता है? जब पृथ्वी से क्या होता है, हमारा पानी उष्मा प्राप्त करता है, तो पानी के कणों के बीच या अणुओं के बीच क्या होता है? उसका आकर्षण बल कमज़ोर हो जाने के कारण वो जो उसमें गर्म पानी का कण है, वह अपने समूह से स्वतंत्र होकर ऊपर उठने लगता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाप बोलते हैं। और ये भाप बन के क्या होता है? हमारे वायुमंडल में जाता है। वायुमंडल में जाके ऊपर वो ठंडा होकर बादल के रूप में कन्वर्ट होता है। तो नीचे से भाप बन के गया वायुमंडल में ठंडा होकर क्या बन गया? द्रव के कण। तो फिर द्रव क्या हुआ? भारी होकर फिर हमारे पृथ्वी पर आ गया। तो ऐसी क्रिया को हम लोग निक्षेपण कहते हैं। ऊर्ध्वपातन की अगर बात करते हैं तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? कोई ठोस क्या होता है? गैस के रूप में बदलता है। कोई ठोस सीधा गैस के रूप में बदलता है, ये द्रव के रूप में नहीं आता। तो ऐसी क्रिया को क्या होता है? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, ये सब आपका क्या है? ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है। जो ये सब आपका सीधा ठोस के रूप में तो मिलता है, लेकिन अगर इसके खुला छोड़ देता है, ये सीधा गैस के रूप में परिवर्तन होके गायब हो जाएगा। वाष्पीकरण जब किसी पानी को गर्म करते हैं तो वह गर्म होके भाप बन के हमारे वायुमंडल में चला जाता है। उसको वाष्पीकरण कहते हैं। जमना का मतलब है कोई द्रव को ठंडे तापमान पे रख के उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, मतलब द्रव से ठोस के रूप में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसको जमना कहते हैं। नेक्स्ट है वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है, यौगिक है या तत्व है? अगर तत्व की इसमें बात करें तो तत्व अकेला रहता है। इसका ये दो के साथ नहीं रहता है। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? सिंगल रहता है, इसमें कोई और नहीं। जैसे H2O, ये तत्व नहीं है, ये आपका यौगिक है। क्यों?
क्योंकि ये एक निश्चित अनुपात में प्लस में एक सूत्र के माध्यम से बना है और इसका सूत्र होता है, इसलिए ये यौगिक है। ठीक है, तत्व क्या है, अकेला रहता है। यौगिक आपको पता है कि दो या दो से अधिक तत्व से मिलकर क्या बनता है, यौगिक। हमारा मिश्रण की अगर बात करें तो मिश्रण का कोई नियम कानून नहीं होता, आप इसको जिस रूप में जितना मिलाना है मिला दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। तो हमारा वायु क्या है, वायु का न तो हमारा कोई सूत्र है न कोई नियम है, इसलिए हम वायु का मिश्रण मानते हैं। तो आशा करते हैं इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इस वीडियो को आप नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलयन में कणों का आकार कितना होता है। तो विलयन आखिर होता क्या है, विलयन की बात करें तो विलयन दो चीज से बना है, विलायक और विलय। विलायक का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने अंदर घोल लेना, जैसे पानी। पानी क्या है, हमारा विलायक है। विलय क्या है, चीनी। चीनी क्या होता है, पानी के अंदर मिलाया जाता है तो ये घुल के गायब हो जाता है। तो इसमें विलायक में अगर सबसे अधिक मात्रा रहे तो पानी, तो किसका, विलायक का, और विलायक से कम किसका मात्रा रहता है, विलय का। तो इसके कणों का आकार कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो ये ऑप्शन सब एक ही है, तो राइट आंसर आपका 10⁻⁻9 मीटर होगा। नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव किस में बनता है। टिंडल प्रभाव कहने का मतलब है कि टिंडल प्रभाव में एक मग लेते हैं, इसमें कुछ पानी की मात्रा डालते हैं और इसमें अस्थाई वाले कण मिलाते हैं, ऐसा कण जिसे हमें आँख से दिखाई देता है, जैसे चूना, खली का जो कण होता है उसको मिलाते हैं और बाहर से क्या करते हैं, टॉर्च मारते हैं, टॉर्च रोशनी मारते हैं और इसके माध्यम से हमारा प्रकाश बाहर चला जाता है और फैलता है, तो इसको ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये सबसे अधिक आपका निलंबन में होता है, उससे कम आपका कोलाइडल में होता है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आपका राइट आंसर आपका निलंबन होगा। ये क्वेश्चन आपका इस बार डीएलएड में पूछा गया था और ऑप्शन सब यही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जो एक रूप से दूसरे रूप में चला जाए, उसका रूप, आकार, प्लस में उसमें रासायनिक जो भी चीज़ है उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे पानी से बर्फ बनाना, तो पानी से बर्फ तो बना रहे हैं, अगर बर्फ़ को गर्म करेंगे तो फिर पानी बन जाएगा। तो ये कौन सी क्रिया है, भौतिक क्रिया। पानी में चीनी घोलना, पानी में चीनी घोल रहे हैं तो अगर पानी को वाष्पीकरण कर दिया जाए तो हमें चीनी प्राप्त हो जाएगा, तो ये भी भौतिक क्रिया है। मोम का पिघलना, मोम पिघल रहा है, ये भौतिक क्रिया है। लेकिन मोम का जलना, मोम का जलना ये रासायनिक क्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। तो मोम का जलना ऑप्शन है नहीं, तो एक ही है कागज़ का जलना। कागज़ को जलाएंगे तो फिर मुझे कागज़ मिलेगा नहीं, राख ही मिलेगा, इसलिए कागज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा में नींबू का रस मिलाने पर बुलबुले के रूप में कौन सा गैस निकलता है। तो राइट आंसर हाइड्रोजन गैस वहाँ से प्राप्त होता है। इसकी सूत्र की बात करें तो H2O, ऑक्सीजन का O2
कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, नाइट्रोजन का N2 होता है। नेक्स्ट है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।